Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वह संबंधित है चुनाव सुधारों से, चुनाव में पारदर्शिता से और इलेक्शन कमीशन द्वारा किए गए नए प्रयासों से। वास्तव में निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक निर्णय लिया है कि बिहार के विधानसभा चुनावों में सभी मतदान केंद्रों की 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। इसके साथ ही साथ बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि वह पायलट बेसिस पर ई वोटिंग परियोजना को शुरू करेगा इस बार के नगरीय चुनावों में। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे महाराष्ट्र चुनाव के बाद से और दिल्ली के विधानसभा चुनावों के बाद से लगातार चुनाव में पारदर्शिता, वोटर कार्ड और वोटिंग पैटर्न को लेकर धांधली जैसे आरोप लगातार लगते रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी इस संबंध में लगातार आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार की विधानसभा चुनाव में 100% वेबकास्टिंग होगी और वहाँ के लोकल इलेक्शंस में जो नगरीय चुनाव हैं वहाँ पर ई वोटिंग होगी। आज के वीडियो में हम इन्हीं दोनों टॉपिक को कवर करेंगे और उससे भी एक बेसिक चीज़ जो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में आर्टिकल 324 में भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में प्रावधान किया गया है, जो भारत में सभी प्रकार के केंद्रीय स्तर के और राज्य विधायिका के सभी चुनाव करवाने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार है। इसी प्रकार से स्थानीय स्तर के चुनावों के लिए अगर हम लोकल इलेक्शंस की बात करें तो दो अनुच्छेद हैं। एक अनुच्छेद है 243 के और दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 ZA। ये दोनों जो अनुच्छेद हैं ये स्थानीय स्तर के चुनावों को कंडक्ट कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में प्रावधान करते हैं और ये जो 243 के है ये पंचायत चुनावों से संबंधित है और 243 ZA जो है वो नगरीय चुनावों से संबंधित है। तो इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यह मुद्दा न्यूज़ में क्यों है। पहला मुद्दा, हम पहली बात जिस पर हम चर्चा करेंगे कि खबर में क्यों है और क्या मुद्दा है, क्या खबर आई है। उसके बाद वर्तमान में क्या स्थितियां हैं और स्थितियों में क्या बदलाव किए जाएंगे। तीसरी बात हम जानेंगे वेबकास्टिंग क्या होती है और इस पर निगरानी किस प्रकार से की जाएगी। और इसके बाद हम ई वोटिंग को समझेंगे और ई वोटिंग कैसे काम करता है यह भी जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे भविष्य की क्या संभावनाएं हैं और निर्वाचन आयोग की क्या योजनाएं हैं इस संदर्भ में। तो इस पूरे वीडियो में अंत तक आप जुड़े रहिए और देखिए कि किस प्रकार से चुनाव सुधारों की एक नई श्रृंखला शुरू हो रही है बिहार के विधानसभा और बिहार के स्थानीय चुनावों से। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस पर आप जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को पूछ सकते हैं और इसके साथ साथ संदर्भित वीडियोस के जो आप पीडीएफ चाहते हैं तो वहां से ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मुद्दा कि ये खबर में क्यों है, न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ ये है कि जितने भी विधानसभा के मतदान केंद्र हैं वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है कि वहाँ पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। इसके पहले लगभग 50% मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग होती थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि अब इसे बढ़ा करके 100% किया जाएगा। ये फैसला मुख्य रूप से जो बिहार विधानसभा चुनाव है उनके लिए किया गया है और बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर और नवंबर में। इसके साथ ही जो दूसरी बड़ी न्यूज़ है वो बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग को लेकर के है। यहाँ के नगरीय चुनावों में ई वोटिंग की सुविधा शुरू की जा रही है। यह भारत में अपनी तरह का पहला कदम है जो लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में उठाया जाएगा। यानी कि इससे पहले किसी भी नगरीय चुनाव या अन्य स्तरों के चुनाव में ई वोटिंग का जो प्रोग्राम था वो नहीं किया गया है। तो हमें ये जानना होगा ई वोटिंग क्या है, कैसे ये प्रोसेस होता है और किस प्रकार से ये एक सुरक्षित विकल्प होता है। तो सबसे पहले हम वेबकास्टिंग को समझेंगे, जो सबसे बड़ी न्यूज़ है भारत के निर्वाचन आयोग की तरफ से है। सबसे पहली चीज़, अब तक क्या होता था कि 50% केंद्रों की
वेबकास्टिंग होती थी और केवल संवेदनशील मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग हुआ करती थी। इसकी सीमित निगरानी और मॉनिटरिंग भी की जाती थी। लेकिन अब की व्यवस्था क्या है? अब की व्यवस्था यह है कि 100% वेबकास्टिंग होगी। हर मतदान केंद्र पर कैमरा लगाना होगा जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है। लेकिन जो शैडो एरियाज हैं, जहां पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, वहां पर क्या किया जाएगा? वहां पर वैकल्पिक वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जाएगी। अब ये जो प्रोसेस है ये चलेगा कैसे? तो इसमें 3 स्तर पर अलग अलग लेवल पर बनाए जाएंगे कंट्रोल रूम। एक होगा राज्य के स्तर पर, उसका बाद दूसरा होगा जिला के स्तर पर और तीसरा होगा विधानसभा के स्तर पर। प्रत्येक विधानसभा के स्तर और उसके बाद उसको कोऑर्डिनेट किया जाएगा जिला स्तर पर और उसको सबको कोऑर्डिनेट किया जाएगा राज्य स्तर पर। तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जितनी भी विधानसभा क्षेत्र हैं, उन सब जगहों पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा और यह कंट्रोल रूम सारी चीजों पर प्रत्यक्ष निगरानी रखेगा। फिर इसके बाद जिला स्तर पर एक जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जो जिला निर्वाचन अधिकारी, जो कि वास्तव में डीएम होता है, उसकी देखरेख में काम करेगा और जिले के अंदर आने वाली सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। इसके बाद जो सबसे ऊपर होगा, जो टॉप लेवल पर होगा, वो राज्य स्तरीय वेबकास्टिंग मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम होगा। यह राज्य स्तर के एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति के अंतर्गत देखभाल इसकी की जाएगी और सभी जिलों की ये निगरानी और समन्वय करेगा। तो एक तरह से 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया गया है वेबकास्टिंग का, जो हर विधानसभा से लेकर के राज्य स्तर तक कोऑर्डिनेट करेगा। अब इसके बाद जो अगली बड़ी न्यूज़ है वो ई वोटिंग को लेकर के है। हमें यह भी जानना चाहिए कि ई वोटिंग क्या है और ई वोटिंग कैसे काम करती है। जो ई वोटिंग होती है वो, या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी इसको कह सकते हैं, वो एक प्रकार से ऐसी प्रक्रिया है जहां पर जो वोटर है, जो मतदाता है, वो अपने फ़ोन से, लैपटॉप से या कंप्यूटर से घर बैठे ही अपना वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पोलिंग बूथ तक जाने की आवश्यकता नहीं, आप अपने मोबाइल का या कंप्यूटर का इस्तेमाल करके भी वोट डाल सकते हैं। इसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगे, जैसे कि ये मोबाइल आधारित प्लेटफॉर्म होगा। इसको डेवलप किया है CDAC ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। जो CDAC है उसने इसको डेवलप किया है और इसके साथ साथ इसमें उच्च सुरक्षा और इंक्रिप्शंस हैं। इसमें OTP और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस की सुविधा रहेगी। इसमें सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या जो आएगी और सबसे ज़्यादा प्रश्न जो उठाए जाएंगे वो सुरक्षा को लेकर के होंगे। तो सुरक्षा को लेकर के क्या प्रावधान किए जाने चाहिए? तो सुरक्षा को लेकर के जो प्रावधान है उनको भी एक बार समझिएगा। सुरक्षा के लिए सबसे पहले मल्टीलेयर ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। मल्टीलेयर ऑथेंटिकेशन होगा। कई स्तरों पर इसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा। जैसे आप देखते होंगे जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास प्रॉम्प्ट आता है, उसके बाद जो मैसेज आता है और उसके थ्रू आप करते हैं। इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, मल्टीलेयर ऑथेंटिकेशन होगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, डेटा इंक्रिप्शन होगा और इसके साथ साथ जो पूरी ई वोटिंग की प्रक्रिया है, इस वोटिंग की प्रक्रिया को सब तरीके से कवर किया जाएगा और इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद ई वोटिंग को भी समझ लीजिए। मुख्य रूप से उन लोगों के लिए वहाँ की सरकार ने इसका प्रावधान किया है। ई वोटिंग का प्रावधान उन लोगों के लिए किया गया है जो शारीरिक रूप से मतदान केंद्रों तक नहीं पहुँच सकते, यानी कि ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग वोट डालने जा नहीं पा रहे हैं। तो क्या होगा, जो 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन हैं उनके लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, और उसके भी लिए क्राइटेरिया है कि जो 40% से अधिक विकलांगता है जिनके पास, या गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति हैं या कोविड-19 के अंतर्गत क्वारंटाइन किए गए हैं, इन लोगों को ये सुविधा मिलेगी। इसके लिए बिहार निर्वाचन आयोग ने एक ऐप बनाया हुआ है sec.bihar.gov.in। इस पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। उसके बाद जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो उसकी जांच करेंगे और सत्यापन के बाद आपको ई वोटिंग की सुविधा दे दी जाएगी। तो ये ई वोटिंग और जो आपका वेबकास्टिंग है, इन दोनों के बारे में डिटेल में आपने जाना कि कैसे क्या होगा और किस तरीके से ये चुनाव सुधारों में
बड़ा कदम साबित होने जा रहा है। अब अगर हम देखें कि इस प्रक्रिया से लाभ क्या होगा, भविष्य की क्या संभावनाएं और योजनाएं इससे उभर कर सामने आती हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम देखें तो इसमें हम कह सकते हैं कि चुनावी प्रक्रिया में सुधार होगा, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी जिसका सबसे ज़्यादा कंप्लेन किया जाता रहा है। इसके बाद मतदाताओं का विश्वास बढ़ेगा कि वे जहां वोट डाल रहे हैं वो वोट वहीं पर जा रहा है जिस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। चुनाव में जो विवाद होते हैं कि मुझे मत डाला गया था, किसी और को मत पड़ा, वोटिंग किसी और के कार्ड पर कोई और कराया, ये सारी समस्याएं कम होंगी, समाधान होगा इनका और लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूती मिलेगी। इसके साथ अगर हम टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में देखें, अगर हम तकनीकी के क्षेत्र में देखें तो भारत में डिजिटल गवर्नेंस का विस्तार होगा। इसके थ्रू AI और मशीन लर्निंग का भविष्य में उपयोग किया जा सकेगा। रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स का क्षेत्र बढ़ेगा और इसके साथ साथ चुनावी पैटर्न और ट्रेंड्स का अध्ययन करने में भी बहुत सुविधा होगी। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो क्या सामाजिक प्रभाव इसके क्या होंगे, इस प्रकार की घटनाओं से सामाजिक क्या फ़र्क पड़ता है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो लोकतांत्रिक भागीदारी है, जो लोग शारीरिक अक्षमताओं के कारण या अन्य किन्हीं कारणों से वोट नहीं डाल पा रहे थे या फिर जिन लोगों के मन में डाउट होता था कि हमने वोट डाला है, हमारा वोट पड़ा है या नहीं पड़ा है, उन सब की भागीदारी में वृद्धि होगी, लोगों में जागरूकता का प्रसार होगा और जब सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका असर सामाजिक न्याय की अवधारणा पर भी पड़ेगा और महिलाओं और अल्पसंख्यकों की इससे बेहतर भागीदारी सुनिश्चित होगी क्योंकि ये वल्नरेबल सेक्शंस हैं जिन्हें प्रभावित किया जा सकता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से दो नए कदम जो निर्वाचन आयोग ने उठाए हैं वो भविष्य के चुनावों की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करेंगे और पूरे देश में जो चुनाव सुधार के लिए कदम उठाए जाने आवश्यक हैं, जिनकी लगातार मांग की जा रही है समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा, वे भविष्य में उठाए जाने के लिए चुनाव आयोग भी तैयार हो रहा है। तो आप निश्चित तौर पर कमेंट करके बताइएगा कि भारत में चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव सुधारों में अन्य कौन से महत्वपूर्ण कदम हैं जो भारत की जनता चाहती है और चुनाव आयोग को उठाने चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ.